हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिंदास। चले, गुड। तो बच्चे, वहीं से हम शुरू करेंगे जहां से हमने लास्ट क्लास अपनी एंड करी थी। आपको दो क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए थे, ठीक है? और वो क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड थे? वो थे होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, कि ओनली लाइक डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अब उसी के ऊपर हम करेंगे इसको, ठीक है? तो देखिए, जो आपको होमवर्क मैंने दिया था उससे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। The first question was this: F is force A root x plus bt square। जहां पर F फोर्स था, x डिस्टेंस था और t टाइम था। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन आपसे पूछा कि राइट द डायमेंशन ऑफ A एंड B और कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ये आपसे पूछा था, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या तरीका होता है। बेटा क्या करते हैं, पहले डायमेंशन ऑफ A रूट x इज इक्वल टू, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूंगा, a रूट x की जो डायमेंशन है हमारे पास वो किसके बराबर होगी? फोर्स के बराबर होगी। रूट x का मतलब रूट l, डिस्प्लेसमेंट की जगह l आ गया। फोर्स की जगह हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला था mlt-2। ओके, अब मुझे a निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, a इक्वल टू कितना आएगा? mlt-2 अपॉन में रूट l। रूट l को मैं लिख सकता हूं l की पावर हाफ। ध्यान रखें, जब भी आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट दे रखा हो तो उसको हम पावर भी के फॉर्म में लिख लें, 1/2 1/3 इस फॉर्म में लिख दें, तो ये हमेशा इजी रहता है सॉल्व करना। तो अब क्या आएगा? अब यहां पर आ जाएगा हमारे पास ml, ये पावर 1 थी, ये पावर हाफ है। 1 में से जब हाफ माइनस होगा तो आएगा प्लस का हाफ, t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास a का, ठीक है? तो बहुत सीधी सी बात है, a रूट x की डायमेंशन वही होनी चाहिए जो फोर्स की है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया और आपस में सॉल्व कर दिया। अब bt स्क्वायर इज वेरी सिंपल, डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, bt स्क्वायर की जो डायमेंशन थी वो हमारे पास f के बराबर होगी। तो यहां से b जो आ जाएगा वो आ जाएगा f अपॉन t स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द डायमेंशन mlt-2, और टाइम के लिए क्या था? कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर था, स्क्वायर भी आ जाएगा। तो सॉल्व करके कितना आता है? ml t की पावर -2, t की पावर +2 नीचे था, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो कितना आएगा? mlt-4। दिस इज b। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो आपके आंसर थे। कई बार क्या होता है कि आपसे सिंपल ये क्वेश्चन ना पूछ के कुछ अलग कर देते हैं। यही क्वेश्चन दे दिया लेकिन आपसे यहां तक नहीं पूछा, एक स्टेप और आगे पूछ लिया। आपसे ये बोलते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, यानी कि a और b नहीं पूछा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b, ये नहीं पूछा। आपसे पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b, इसका डायमेंशन पूछ ली, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये a का डायमेंशन फॉर्मूला है, ये b का डायमेंशन फॉर्मूला है, दोनों को डिवाइड करके आपस में सॉल्व कर लीजिए, वो आपका लास्ट आंसर निकल जाता है, ठीक है? इसी तरीके से a अपॉन b की जगह आपसे ये भी पूछ सकते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इनटू b। वेरी इजी, लॉलीपॉप। a इनटू b का मतलब क्या होता है? इसका डायमेंशन फॉर्मूले को इसके डायमेंशन फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल सिंपल सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है? अच्छा, थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए और क्या कर सकते हैं? थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए ये कर सकते हैं कि आपसे ये बोल दिया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर रूट b। अब जैसे ही a स्क्वायर रूट b पूछ लिया आपसे, दिमाग खराब हो गया हमारा। क्यों दिमाग खराब हो गया? उसके बाद क्या होता है, बच्चा सॉल्यूशन नहीं सोच रहा होता, वो सोचता है यार a स्क्वायर रूट b कैसे निकालूंगा, ये तो बड़ा ही अजीब हो गया, ये नहीं होगा मुझसे। हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। आप ध्यान रखें बेटा, कुछ भी पूछ लिया हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, ये बात पहले जरूरी है कि सबसे पहले a और b के डायमेंशन वैसे ही निकालो जैसे कि नॉर्मली निकालते हैं, ओके? उसके बाद क्या करना है, a का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो आपने यहां रख दिया, जैसे मैं आपको बताता हूं। a की जगह मैं रख देता हूं ml की पावर हाफ t-2 और स्क्वायर, और b का रूट का मतलब, b का डायमेंशन मेरे पास ये था mlt-4 और रूट b का मतलब हो गया पावर हाफ। अब इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आता है? m स्क्वायर, l की पावर हाफ की मल्टीप्लाई 2 से आएगी तो l की पावर 1 हो जाएगा, t की पावर -2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -4 हो जाएगा, ठीक है? देन यहां पे क्या आएगा? m की पावर हाफ, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, फिर l की पावर हाफ और t की पावर -4 इंटू हाफ, यानी कि -2। फिर क्या करना होगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, m की पावर 2 और m की पावर हाफ,
मल्टीप्लाई करने पर जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये हमने मैथ्स में पढ़ रखा है। तो m स्क्वायर को जब मैं m की पावर हाफ से करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 प्लस 1/2, और 2 प्लस 1/2 को क्या बोलते हैं हम, 5/2 बोलते हैं, एलसीएम लेके। तो मेरे पास आ जाएगा m की पावर 5/2, l की पावर l की l से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2, t को t से मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर -2, t की पावर माइनस, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होती है, इसका मतलब t की पावर -6 आएगा। यहां कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहां वो ये करते हैं कि -4 और -2 की मल्टीप्लाई करके +8 लिख देते हैं। ये नंबर नहीं है, ये एक्सपोनेंट्स हैं। तो अगर बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होती है, यानी कि माइनस के 4 में माइनस का 2 ऐड हो जाएगा, तो -4 -2 इक्वल टू -6, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था एक हायर ऑर्डर क्वेश्चन। अब हायर ऑर्डर क्यों हो गया ये? हायर ऑर्डर इसकी वजह से नहीं हुआ, ये तो हालांकि सिंपल क्वेश्चन ना होके सिंपल से ऊपर था, एवरेज क्वेश्चन था, यहां तक ये क्वेश्चन एवरेज था, लेकिन ये पूछ लिया तो अब इसका ऑर्डर ऊपर हो गया। अब इसका ऑर्डर ऊपर हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत सिंपल सी बात है, जो भी आपको दे रखा है उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करिए और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं हमारा सेकंड जो होमवर्क था उसको कैसे करना था। P को मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में प्रेशर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है डिवाइड में, होल डिवीजन में आपको दे रखा है समथिंग माइनस समथिंग या समथिंग प्लस समथिंग, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है? क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसमें से वो माइनस हो रहा है तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन सिर्फ तब हो सकता है व्हेन द फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ, सबसे पहला काम ये होगा, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। जो a की डायमेंशन है, अगर a में से टी स्क्वायर माइनस हो रहा है तो a भी टी स्क्वायर के डायमेंशन वाला ही होगा। तो मेरे पास कितना आ गया, t का डायमेंशन फॉर्मूला था कैपिटल T स्क्वायर, तो अब क्या हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला इज दिस, टी स्क्वायर इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया a का, ठीक है। बिग ब्रैकेट के अंदर इसको रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, ओके। अब मुझे सॉल्व करना है b को। अब यहां थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुझे इसको अगर ऐसे सॉल्व करना है तो मैं इसको क्या रखूंगा, मैं देखो अब पूरा का पूरा ये नहीं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस और समथिंग, मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट करूंगा। फॉर्मूला मेरे पास था p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx। अब मैं इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखता हूं। p मेरे पास क्या था, p था प्रेशर, और प्रेशर था फोर्स अपॉन एरिया। सॉल्व करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है ml माइनस 1t माइनस 2, फोर्स अपॉन एरिया से ये निकल के आता है, ओके। अब देखिए a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाला हमने, टी स्क्वायर, माइनस t का डायमेंशन फॉर्मूला यहां पे टी स्क्वायर हो गया, b आपको निकालना है, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, l, x वाज डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हमारे पास l आ गया। अब सुनो, सबसे पहली जो गलती हो सकती है वो क्या हो सकती है, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा, 0, नहीं जी, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता तो भी टी स्क्वायर ही आता, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, यूनिट्स है, माइनस प्लस नहीं होती है, दोनों को माइनस करके भी वही आएगा जो दोनों में से कोई रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में ml माइनस 1t माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन b इंटू एल, ठीक है। अब मुझे इससे b निकालना है, तो मैं थोड़ा सा इसको रब करना चाहूंगा यहां पे, इधर, इतने में हो जाना चाहिए। अब देखिए मुझे b निकालना है, तो बेटा b को मैं इधर रख देता हूं और इसको नीचे ले जाता हूं, टी स्क्वायर अपॉन l तो एक पहले से ही नीचे था और ये पूरा नीचे चला गया, तो नीचे क्या क्या आ गया हमारे पास, ml माइनस 1 t माइनस 2
टी स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, एल की पावर -1 हो गया। ये ऊपर जाएंगे तो m की पावर 1 था, ऊपर जाके m की पावर -1, फिर l की पावर -1 ऊपर जाके l की पावर +1, t की पावर -2 ऊपर जाके t की पावर +2। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैं आपको सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूं कि सबसे पहले इन सबको आप न्यूमरेटर में ले जाएं। अब बेटा क्या करना है, m की पावर -1, m के साथ और कोई तो सॉल्व करने वाला था नहीं। अब l में कौन कौन से, l की पावर -1 है और l की पावर +1 है। l की पावर -1 की l की पावर +1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, l की पावर 1 -1 ऐड हो जाती है पावर, तो 1 -1 का मतलब क्या हो गया, 0, तो l की पावर आ गया 0। अब t का स्क्वायर और t का स्क्वायर, तो t की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m-1 t⁴। जिस चीज की पावर 0 हो उसको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको साथ में लिखते हैं इट्स गुड, mlt की फॉर्म में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके बेटा, राइट, b ये निकल गया, a आपके पास ये आ गया, ये आपके सॉल्यूशन थे फाइनली जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। अब उसके बाद आपसे अगर a⁵b² पूछ लिया हो, a/√b पूछ लिया हो तो आप उसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मीनवाइल मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने क्लास को आज लेट ज्वाइन किया है वो इसको एक बार स्टार्टिंग से जरूर देख लेंगे, वहां मैंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आज हमको नया क्या सीखना है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि डायमेंशनल एनालिसिस का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 99% चांस होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिए कि मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट था हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का, सेकंड सेगमेंट है एरर एनालिसिस और थर्ड है हमारे पास मेजरमेंट्स, जिसमें हम बहुत सारी मिसलेनियस चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का है जो हम पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 4 चीजें थी इसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस में। एक हमारे पास था कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर, वो हमने सीख लिया सबसे पहले। फिर हमने पढ़ा चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले को कैसे चेक किया जाता है कि वो सही है कि गलत, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। फिर तीसरा हमने पढ़ा ये यानी कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, यानी कि पहली बार आपके पास मौका होगा कि फॉर्मूला आप बनाएंगे। आप सोच के देखिए ये कितनी बड़ी बात है, आज तक किसी और का बनाया हुआ फॉर्मूला आप रटते हुए आए, इस बार आपके पास मौका है कि फॉर्मूला आपको बनाना है। और ध्यान रखिए फॉर्मूला आप बनाएंगे ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि फॉर्मूला सही बनना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अब वो कैसे होगा उसी को हमको आज सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Yes. So the fourth thing that we have to discuss वो हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ये अब डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में आपको कैसे करना है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। जब तक हमें ये ना पता लगे कि प्रॉब्लम क्या है तो उसका सॉल्यूशन समझ नहीं आता। ठीक है, तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ उसको नोट कर लें ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे तो याद है, आपको याद होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन आप जरा मेरे साथ साथ लिख लें ताकि आप इसको मैच कर सकें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उनके बीच में रिलेवेंस क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन था इसके अंदर द टाइम पीरियड विद इन ब्रैकेट में लिखना है आपको कैपिटल टी, द टाइम पीरियड विद इन ब्रैकेट कैपिटल टी ऑफ a simple pendulum depends upon its length L, स्मॉल l लिखेंगे ब्रैकेट में, depends upon its length L
and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity within bracket small g, acceleration due to gravity within bracket small g, full stop. Derive the relation among these, derive the relation among these physical quantities, derive the relation among these physical quantities dimensionally, these physical quantities dimensionally. मतलब डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके, ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके आपको ये बताना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या आएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको करने का तरीका क्या है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि टाइम पीरियड, इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, बहुत ढंग से समझना बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन ढंग से समझ लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटर आएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन बढ़िया आते चले जाएंगे। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ L ऑफ पेंडुलम एंड टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ग्रेविटी G। टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है और टाइम पीरियड G के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसको हम लिखते हैं, डिपेंड करने का मतलब होता है प्रोपोर्शनल होना। अब वो कैसे डिपेंड करता है, उसमें दो तरीके चीजें हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। हमें कुछ नहीं पता कि डायरेक्टली होगा इनवर्सली होगा, बस हमें पता है डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने में क्या करते हैं कि आप प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं, T प्रोपोर्शनल टू L, T प्रोपोर्शनल टू G। अब एक बात, आपने ऐसे कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर भी आती है। जैसे मैं आपको क्लास 10th का एक फॉर्मूला बताता हूं। क्लास 10th में एक फॉर्मूला था H इक्वल टू I²RT, याद आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर H जो है ना वो I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, R के ऊपर डिपेंड कर रहा है और T के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन I का स्क्वायर भी तो आ रहा है। डिपेंडेंसी अलग चीज है लेकिन पावर भी तो आ रही है। तो जो हम फॉर्मूला डराइव करने वाले हैं, हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता कि किस में पावर आएगी किस में नहीं आएगी। हो सकता है कि L का स्क्वायर आता हो फॉर्मूले के अंदर, हो सकता है G की पावर 1/3 आती हो फॉर्मूले के अंदर, हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम एक अननोन फॉर्मूला डराइव करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि L की पावर A आएगा और G की पावर B, कि मान लिया कि T प्रोपोर्शनल टू L रेज़ की पावर A है और T प्रोपोर्शनल टू G रेज़ की पावर B। अब सुनिए, आपको लगेगा कि सर बाय चांस अगर पावर नहीं हो तो फिर हम A और B क्यों माने। तो मैं आपको ये बता देता हूं, अगर पावर हुई तो A की जगह 2 3 4 कुछ आ सकता है, B की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर पावर नहीं भी आई फॉर्मूले के अंदर तो A और B की वैल्यू 1 आ जाएगी। A और B की वैल्यू अगर 1 आ गई तो इसका मतलब कोई पावर नहीं थी। जैसे यहां पे चेक करो आप, अगर R की पावर में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 तो है, और T की पावर में अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 तो है। तो जिसके पास पावर नहीं दिखती उसकी पावर भी कम से कम 1 तो होती। तो इसीलिए अगर फॉर्मूले में पावर आई, जो दिखने वाली पावर हुई, तो A और B की कुछ वैल्यू आ जाएगी, और अगर दिखने वाली ना हो पावर, जो दिखाई ना देती हो, तो A और B की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आप पावर हमेशा लेट करके चलेंगे, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, वो देखना पड़ेगा। और अगर L फॉर्मूले में हुआ ही नहीं बाई चांस तो A की वैल्यू 0 आ जाएगी। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब दैट इज एब्सेंट, वो है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो, तो सबसे पहला काम आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो भी आपको प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उनकी पावर A और B लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि एक और कोई चीज होती, मान लो क्वेश्चन में दे रखा होता कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, मान लो कि ऐसा भी लिखा होता कि टाइम पीरियड एरिया के ऊपर डिपेंड करता, तीसरी चीज आ गई, तो मैं इसकी पावर C मान लेता। पता लगा, तो इसका मतलब पहले वाले की पावर A, दूसरे वाले की पावर B, तीसरे की पावर C। अच्छा, ऐसा भी फिक्स नहीं है कि इनका ऑर्डर है, अगर मैं G की पावर को A मान लूं और L की पावर को B, तो भी सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं आएगी। तो इस बात की लिबर्टी है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेनी कि जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में हम ABC माने। हालांकि प्रेस्क्राइब ये किया जाता है, ये आपके लिए भी इजी रहेगा कि L G दे रखा है अगर, तो पहले L की पावर में A मानेंगे तो G की पावर में B, लेकिन अगर आपने उल्टा भी कर दिया तो भी आंसर सही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, इतनी लिबर्टी है।
तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ये दो चीजें थी। अब आगे सुनो, अब क्या है, P प्रोपोर्शनल टू आया मेरे पास L रेज़ पावर A एंड G रेज़ पावर B। जब दोनों के दोनों ही प्रोपोर्शनल है तो कंबाइन करके कैसे लिखते हैं, T प्रोपोर्शनल टू L रेज़ पावर A G रेज़ पावर B। अब मुझे लिखना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, दोनों साइड का। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जब भी आप कोई फॉर्मूला डराइव करते हो तो क्या वो फॉर्मूला प्रोपोर्शनल की फॉर्म में होता है या इक्वल की फॉर्म में होता है? सोचो, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है F प्रोपोर्शनल टू M में? F प्रोपोर्शनल टू M में बेसिकली इस फॉर्मूले को आपने ऐसे नहीं पढ़ा, आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है F इज इक्वल टू M में। हमेशा फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल साइन के साथ होता है, तभी उसको बोलते हैं इक्वेशन। ओके, अब सुनो, तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मुझे सबसे पहले इक्वल साइन लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लेके आएंगे, T, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो पहले एक इक्वल साइन आता है और उसके साथ में कांस्टेंट आता है K। हमेशा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटते ही साथ एक इक्वल साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं, L टू द पावर A G रेज़ पावर B, ये आ गया। ओके, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहला काम होगा कि जो भी आपको गिवन होगा उसको आपको यहां तक इक्वेशन नंबर 1 तक पहले ऐसे करके लेके आना है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। अब इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद हम लिखते हैं कि आपको राइट करना है डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ऑन राइटिंग dimensions on both sides, दोनों साइड का आपको डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशंस का मतलब होता है डायमेंशन फॉर्मूला लिखना। ये बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा कि देखो कोई भी नई चीज जो होती है वो थोड़ी अलग तो लगती है, थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो डायमेंशन और बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूला लिखना। तो T लिखा है मेरे पास, T का मतलब टाइम पीरियड था, और टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल T। तो मैं इसको लिखता हूं T। ओके, T की पावर 1। T तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला था, साथ में मैंने कुछ जगह छोड़ रखी है। वो जगह इसलिए छोड़ रखी है कि जो चीज आपके पास नहीं थी, जैसे कि हमेशा जब भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो आप उसको सीधा सीधा T के लिए T भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं लिखूं M0 L0 T1, यानी कि M0 L0 T1। जब आप इस कैटेगरी के क्वेश्चन करते हैं तो आप एक कोशिश करिए कि आप फॉर्मूला हमेशा MLT की फॉर्म में लिखें। देखो आपको पता है टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला T होता है, उसमें M और L नहीं आता, तो नहीं आता तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा M0 L0। अभी आपको पता लगेगा कि इसका लिखने का फायदा क्या है। इज इक्वल टू K कांस्टेंट था, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, छोड़ देंगे। कांस्टेंट का मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, नंबर का कोई वो नहीं होता, यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब आ गया मेरे पास L। L था लेंथ, तो मैं L की पावर लिख दूंगा A, लेंथ के लिए L लिखोगे। ठीक है, फिर G था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन का मतलब LT-2 यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो मेरे पास आ गया LT-2 एंड पावर B। अब क्या होता है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है। मैं एक स्टेप पहले और लिख देता हूं यहां पे, क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे M0 L0 T1 इज इक्वल टू L की पावर में A भी है। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, पहले मैं इसको ऐसे कर देता हूं। L की पावर A था बेटा, L की पावर B के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो L की पावर B आ जाएगा और T की पावर माइनस का 2 भी आ जाएगा। ये क्लियर है, B की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो यहां मैं लिखता हूं क्या आएगा, M0 L0 T1 इज इक्वल टू, M तो नहीं है यहां पे, तो अगर M नहीं है तो मैं पहले M को 0 लिख लेता हूं। L की पावर कितनी है, L की पावर A प्लस B हो जाएगी, बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाएगी। L टू द पावर A प्लस B और T की पावर -2B, -2B। थोड़ा सा कम स्पेस है, मैं थोड़ा सा और देखता हूं इसको, एक मिनट। पहले था हमारे पास M की पावर 0, फिर L की पावर था A प्लस B और T की पावर हमारे पास है -2B, -2B, B -2B। अब
मैथ्स क्या कहती है? मैथ्स ये कहती है कि अगर ये इसके साथ इक्वेट हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर 3 मैथ्स के हिसाब से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो आप करते हैं भाई बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, n इज इक्वल टू 3। ऐसा करते हैं मैथ्स में, अगर बेसिस सेम हो तो पावर को आपस में इक्वेट किया जा सकता है। यही करना है यहां भी। अब यहां पे कैसे करना है इसको? m की पावर 0 m की पावर 0, दोनों तरफ 0 है, 0 इज इक्वल टू 0 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब l की पावर 0 है यहां और l की पावर a प्लस b है, तो क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर l और l दोनों सेम है तो a प्लस b और 0 भी इक्वल होने चाहिए, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बात करते हैं थर्ड की, टाइम। टाइम में लिखा था माइनस का 2b और टाइम में लिखा है 1, माइनस 2b इज इक्वल टू 1। देखिए कुछ बच्चे जो है वो सोच रहे होंगे कि सर ये तो कुछ बहुत ही अलग चल रहा है, ऐसा क्या है ये? बेटा देखो, मैंने फिर आपको बताया कि जब भी हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं तो वो अलग होती ही है, लेकिन अलग होने का मतलब डिफिकल्ट होना नहीं होता। ये सिर्फ पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा अलग लग सकता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, ये क्या क्वेश्चन हुआ? नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन बस अंतर ये है कि बस एक बार मेथड सीखना है। एक बार मेथड आ गया तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, ठीक है? जैसे जैसे आप एक दो क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस 2b इज इक्वल टू 1। अब आपसे मैं पूछता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा लास्ट अब स्टेप हो गया, a और b की वैल्यू निकालनी है मुझे इन दोनों को सॉल्व करके। निकल सकती है, बहुत इजीली निकल सकती है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ना मान के अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं तो b इज इक्वल टू कितना आता है? 1/2 विद नेगेटिव साइन। माइनस का 2 नीचे चला जाएगा तो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। अब b इज इक्वल टू अगर माइनस का 1/2 आ गया तो इस b की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं तो a निकल जाएगा, ठीक है? देयरफॉर a प्लस b की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके कितना आता है? a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो गया, a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू निकल के आ गई प्लस का 1/2 और b की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 1/2। ये क्लियर है? इजी था ये। अब a और b की वैल्यू निकल गई, अब लास्ट में हमें a और b की वैल्यू कहां पुट करनी है? यहां। बस यहां पर आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन खत्म। हम बेसिकली इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं? हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमको ये देखना है कि इस फॉर्मूले में L और G की कोई पावर आती है कि नहीं आती है, ठीक है? ताकि फॉर्मूला कंप्लीट बने, इनकम्प्लीट ना बने, ठीक है? तो अब क्या करना है आपको? यहां पे बस आपको एक स्टेप लिखना है आगे। मैं इसको मिटा देता हूं सिर्फ इन दो लाइनों को। Therefore from इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? T इज इक्वल टू K L टू द पावर A था, A की जगह क्या लिख देंगे? हाफ, और G की पावर B था माइनस का हाफ। एक्चुअली ये क्वेश्चन यहां भी खत्म हो सकता है, लेकिन भाई क्लास 11th में हो, थोड़े बड़े हो गए हो, तो थोड़ा सा इसको और सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? किसी भी चीज की पावर अगर हाफ हो, मैथ्स में क्या सीखा हमने? अगर किसी चीज की पावर हाफ है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब कैसे? मैं एक स्टेप इसके आगे लिखता हूं, मैं लिखता हूं L की पावर हाफ और G की पावर माइनस हाफ जो है उसको नीचे ले आऊं तो G की पावर प्लस का हाफ हो जाएगा। जो चीज न्यूमरेटर में माइनस में है अगर उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होता है? इक्वेशन नंबर 1 को मिटा रहा हूं, इसमें वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब इसको फाइनली हम कैसे लिख लेंगे? इसको हम लिखेंगे k अंडर रूट, L की भी पावर हाफ है, G की भी पावर हाफ है, तो दोनों के दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट L अपॉन G आ गया। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो अगर इस क्वेश्चन को आप यहां भी छोड़ते हैं इट्स अगेन करेक्ट, ठीक है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर चीज का बेस्ट सीखना है, इसे कहां तक छोड़ा जा सकता है बाकी आपकी चॉइस है। इसको हम छोड़ सकते हैं यहां तक। ये जो k की वैल्यू होती है इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया तो ये k की वैल्यू 2 पाई आती है,
और अंडर रूट एल अपॉन जी, और यही हमारे पास मेन फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को आप क्लास 11th में एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑसिलेशन के नाम से एक चैप्टर आएगा बुक नंबर 2 में, और वहां इस फॉर्मूले को आप पढ़ेंगे। ये था हमारे पास फाइनल आंसर कि टाइम पीरियड एल अपॉन जी। अब सोच के देखो, फॉर्मूला देखने में कितना अजीब लग रहा है, अंडर रूट के अंदर एल और जी आ गया, ठीक है, लेकिन तरीका कैसा था? तरीका बहुत सिंपल था। अब उस मेथड से आप सोच सकते थे कि ऐसा आंसर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एल और जी आ जाएगा, ठीक है, नहीं सोच सकते थे। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपको पता लग गया कि भाई ये चीजें तो इस तरीके से आ सकती है, ठीक है। मैं जानता हूं कि चीजें आपको अभी 70-80% हो सकता है क्लियर हो गई हो। 70-80% इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई नई चीज पढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली वो नई चीज इतनी इजी भी नहीं थी कि हम उसको पहली बार में 100% सीख जाए। 70-80% आपको आ गया होगा, बाकी का जो 20% है वो आपको ऑलमोस्ट 90% या फिर 95% तक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे चीजें आपको 100% क्लियर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चनों को करने में, कुछ चीजों को सीखने में 2-3 क्वेश्चनों को करना पड़ता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका मैंने आपको मेथड सिखाया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ठीक है, मैं आपकी कुछ हेल्प करूंगा उसके अंदर, आप ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं। ओके, ट्राई करें, चलिए। एक क्वेश्चन है, आप लिख ले मेरे साथ में। इसको आप, जो मैंने क्वेश्चन किया था बेटा, इसको आप वीडियो के रेपिटेशन में भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, अगर आपको ये सारी चीजें भी पूरी याद नहीं हुई हो और अभी आप इसका रेपिटेशन देख भी नहीं सकते हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, होगा, पक्का होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। द वेलोसिटी v, द वेलोसिटी v, v का मतलब स्मॉल v, स्मॉल v, ये रिप्रेजेंट करना है। द वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी क्या आ गया ट्रांसवर्स वेव, कुछ नहीं है। द वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, द वेलोसिटी v of transverse waves on a string may depend upon length, within bracket small l, second लिखिए tension within bracket capital T, and third part लिखना mass per unit length, within bracket small m, mass per unit length small m of the string, mass per unit length within bracket small m of the string, full stop. Derive the formula dimensionally, डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मैं आपको स्टार्ट बताता हूं इस क्वेश्चन का, ठीक है, और उसके बाद जो जो मैं काम कहता जाऊंगा साथ साथ करते जाना। आप करेंगे, मैं आपको कुछ काम दूंगा, आप उसे करेंगे, फिर मैं लिखूंगा, क्रॉस चेक करते जाएंगे, यानी पूरा क्वेश्चन एक साथ ना करके हम पार्ट बाय पार्ट चेक करते जाएंगे, ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए देखते हैं। यस, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक आपके पास था लेंथ l, एक किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है टेंशन T के ऊपर, और एक डिपेंड करती है स्मॉल m के ऊपर।
ये velocity depends upon length L, velocity depends upon tension T and velocity depends upon m. m का मतलब मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ मेरा? सबसे पहला काम ये हुआ कि मैं लिखूंगा पावर A, पावर B एंड पावर C। ठीक है, तीन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी, तो A, B और C लिख दिया हमने। ओके, अब कंबाइनिंग क्या लिखेंगे? B proportional to L raised to power A, T raised to power B and M raised to power C। ये आ गया। ओके, अब देखिए, अब क्या होता है, मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल साइन के साथ, L raised to power A, T raised to power B and M raised to power C। एक क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक पहले आप इसको देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 तक आपका सही आ गया हो। ठीक है बेटा, L raised to power A, T raised to power B, M raised to power C। तीनों को कंबाइन हमने लिखा, V proportional to L raised to power A, T raised to power B and M raised to power C। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल साइन आ गया, एक कांस्टेंट K आ गया और ये सारी चीजें आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका क्या है वो मैं आपको बताता हूं और आप इसको आगे करिए। मैं यहां पे जो हमको नेक्स्ट लाइन लिखनी होती है वो लिखनी होती है ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के डायमेंशन। अब डायमेंशन फॉर्मूला किसका क्या है? L है हमारे पास लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है L। देन मेरे पास T टेंशन है, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। जैसे फोर्स न्यूटन में आता है, टेंशन भी न्यूटन में ही आता है। बस फोर्स और टेंशन में यह अंतर है कि फोर्स बाहर से भी लग सकता है, अंदर से भी लग सकता है। टेंशन जो होता है वो होता है स्ट्रिंग के ऊपर, किसी धागे के ऊपर एक थ्रेड होती है, उसको हमने खींच दिया तो इस टाइम जो टाइटनेस है ना उसकी, उसको बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन भी फोर्स ही होता है, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का आएगा mlt-2। ओके, इसके बाद m था मेरे पास, m मास नहीं है, m है मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब मास अपॉन लेंथ, ये है क्वेश्चन में, ये दे रखा है। ये एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर जहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो स्मॉल m का मतलब m अपॉन l है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा ml-1। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इन तीनों डायमेंशन फॉर्मूला को आपको यहां पुट करना है और आगे सॉल्व करना है। अब मैं आपको बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देख लीजिए आप इसको कहां तक पहुंचते हैं, फिर मैं इसको लिखता हूं और क्रॉस चेक करते हैं फटाफट। शाबाश। मीनवाइल एक चीज और थी, वेलोसिटी था LT-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का था। हाँ जी, पुट करिए वैल्यू। हो सकता है कुछ बच्चे भी कर रहे हो सकता है कुछ बच्चे करके बैठे हो, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, जितना भी आपने कर लिया है उसको आप चेक जरूर करिए। वेलोसिटी की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। अब फॉर्मूला तो LT-1 था, लेकिन मैं क्या करूंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी लिख रहे हैं उसको पूरे को MLT की फॉर्म में लिखिए। तो यहां पर हमारे पास LT-1 तो वेलोसिटी था, m नहीं था, तो मैं m की पावर 0 लिख दूंगा। इसको लिखने की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए हम लिखते हैं। तो LT-1 तो वेलोसिटी था ही, लेकिन m क्योंकि उसमें नहीं था तो हम m की पावर 0 करके लिखते हैं। अब आगे सुनिए, k
एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना ही नहीं है, तो के के लिए कुछ नहीं लिखना। अब उसके बाद हमारे पास एल था, एल एल के लिए मैं आपको बताया कैपिटल एल था, पावर ए हो गई। फिर मेरे पास टी था, टी का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स वाला mlt माइनस 2 पावर बी। देन एम, एम के लिए था हमारे पास ml माइनस 1, उसको हमने अलग से ही पहले सॉल्व कर लिया है, और ये जरूरी है कि उसको आप पहले से ही सॉल्व कर लें। ml माइनस 1 पावर सी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? सबका डायमेंशन फॉर्मूला हमने ऐसे करके लिख दिया। अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है। तो अब m0 lt माइनस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करें, l की पावर a आएगा, m की पावर b, l की पावर b, t की पावर माइनस 2b, और फिर यहां m की पावर c, l की पावर माइनस c। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, पावर को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद हमारे पास आता है m0 l t माइनस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा? सबसे पहला नंबर आएगा m का, सीक्वेंस है m l t a k। ये जब करंट की बात हो और टेम्परेचर की बात होगी तो केल्विन आएगा, वो तो बात की बात है, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चनों में आएगा, लेकिन m l t ये जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं m लिखूंगा, m। अब पावर देखो, एक m की पावर b लिखा है यहां और एक m की पावर c लिखा है यहां, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? m की पावर b प्लस c। ओके, फिर अब बात करते हैं l की, l की पावर a, b और माइनस का c, तीन चीजें हैं, तो आएगा a प्लस b माइनस c। उसके बाद हमारे पास है टाइम, टाइम सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है, तो t इक्वल टू माइनस का 2b। मतलब कुल मिला के बात क्या बनती है, m वाले जितने हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख दीजिए, l वालों को एक साथ लिख दिया और t वालों को एक साथ लिख दिया। अब इसके बाद अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग क्या मिलता है? b प्लस c की जगह क्या लिखा है यहां? 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 2 इसको मैं राइट करता हूं। a प्लस b माइनस c की जगह क्या लिखा है? यहां कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। इफ नथिंग इज रिटन दैट मींस 1 इज देयर। a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। देन माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और तो b इक्वल टू क्या आएगा? माइनस से माइनस चला गया, b इक्वल टू 1/2। अभी जो b इक्वल टू 1/2 आ गया, मुझे अब a और b की वैल्यू भी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? b इज इक्वल टू 1/2 को अगर मैं यहां पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो c निकल जाएगा। देयरफॉर b प्लस c इज इक्वल टू 0 था, तो 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। उससे क्या निकल के आता है? c इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। b और c निकल गया। अब एक चीज बच गई, क्या? a। तो इस b और c की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो a भी निकल जाएगा। तो a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1 था। a की वैल्यू आपको पता नहीं है, b की वैल्यू आपने हाफ निकाल ली है, माइनस साइन था बीच में, माइनस लगा दिया, c की वैल्यू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो कितना आया? a प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या निकल के आ रहा है इससे? अब इससे ये निकल के आ रहा है कि a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, हाफ प्लस हाफ हो गया 1, तो a इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1 यानी कि 0। 0 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब देखो a b c जब निकल गया तो अब क्या करना है? अब इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है और आपका आंसर आ गया। Therefore, from equation 1, इक्वेशन 1 में आपने लिखा था v इज इक्वल टू k l टू द पावर a t की पावर b
और तीसरा क्या था आपके पास m की पावर c। तो रखो वैल्यू, v तो v ही रखूंगा, k को k छोड़ दूंगा, l की पावर a मैंने कितना निकाला 0, t की पावर b कितना निकाला हाफ, और m की पावर c कितना निकाला माइनस का हाफ। तो फिर फाइनली क्या लिख सकते हैं, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर 0 आ गई तो इसका मतलब यह हुआ कि वो फॉर्मूले में प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब v इज इक्वल टू कितना आया, k की जगह k लिखो, l को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि l की पावर 0 का मतलब 1, t की पावर हाफ और m की पावर माइनस हाफ था तो क्या करूंगा, नीचे ले आऊंगा इसको, प्लस हाफ हो जाएगा। तो फाइनली क्या लिख पाएंगे, k स्क्वायर रूट, पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, ऊपर आएगा t और नीचे आएगा m, बस। तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, so the final formula is v is equal to k under root t upon m, final answer, this is about it। आइडिया लग गया बेटा। तो क्वेश्चन दोनों ही बिल्कुल सिमिलर थे, फिजिकल क्वांटिटी बदलेंगी, उनके डायमेंशन फॉर्मूले बदलेंगे, तो आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद करने ही है, वो करने पड़ेंगे। आपको अब तक पता लग गया कि डायमेंशन एनालिसिस के अंदर मैंने आपको जितनी चीजें पढ़ाई अभी तक, जितने चारों एप्लीकेशन बताए, वो तब तक सॉल्व नहीं किए जा सकते जब तक आपको डायमेंशन फॉर्मूले ना पता हो, और वो एग्जाम में नहीं लिखे आएंगे, वो आपको याद होने चाहिए। तो आप रोज, एक बहुत सिंपल सी बात है, रोज 5-5-6 डायमेंशन एनालिसिस के डायमेंशन आप याद करिए, ठीक है। 5-5-6 भी करोगे तो हफ्ते 10 दिन के अंदर बिल्कुल पक्के हो जाओगे, ठीक है, बहुत सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इजी है। सो आज आप इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा, कर करें वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसका बहुत ध्यान रखिए, कोशिश करिए, क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो भी बहुत बड़ी आफत नहीं है, अभी ट्राई हो रहा है, ट्रायल है, ठीक है। तो आप ट्राई जरूर करिए, कुछ चीजें होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। अगर आप कर पाते हैं तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, बहुत शाबाशी दूंगा, और अगर आप नहीं भी कर पाते तो अफसोस जताने की कोई बात नहीं है। चीजें थोड़ी सी अलग हैं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग इतने होशियार जरूर हैं कि आप 1 से 2 ट्रायल के अंदर उसको जरूर कर देंगे, ठीक है बेटा। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत जोश के साथ रहिए, जोश तो आपके अंदर बहुत है, बस उस जोश को सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत है, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।